नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। स्विट्जरलैंड ने स्वीकारा एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। ऐसा करने वाला पहला सदस्य देश बना स्विट्जरलैंड। लागू करने के लिए अभी भी कई देशों की जरूरत। वैश्विक स्तर पर भारत को मिली बड़ी जीत। विश्व आर्थिक मंच करेगा रिपोर्ट में बदलाव। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में बेहतर होगी भारत की रैंकिंग। और आईआईटी मद्रास ने फिर रचा इतिहास। तैयार किया स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल के एंड्रॉयड को देगा टक्कर। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए शुरू करें। स्विट्जरलैंड डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन का पहला सदस्य देश बन गया है, जिसने एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। आर्थिक मंच की दावोस समिट के साइडलाइंस में हुई डब्ल्यूटीओ की बैठक में स्विट्जरलैंड ने सबमिशन सौंपा। इस समझौते को जून 2022 में हुई डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक में अपनाया गया था। समझौते में इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग की सब्सिडी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। साथ ही अनरेगुलेटेड हाई सीज में फिशिंग सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। समझौते को लागू करने के लिए डब्ल्यूटीओ के 2/3 सदस्य देशों की मंजूरी की जरूरत होगी। आपको बता दें कि डब्ल्यूटीओ एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों के लिए काम करता है। इसका प्राथमिक मकसद सभी के लाभ के लिए ओपन ट्रेड की वकालत करना है। 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य देश हैं। इसका गठन उरुग्वे राउंड वार्ता के जरिए किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और अध्यक्ष नगोजी ओकोंजा-इवेला है। भारत ने वैश्विक स्तर पर बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल विश्व आर्थिक मंच अपनी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के पैरामीटर्स में बदलाव को राजी हो गया है। अब इसमें भारतीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को भी शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की इस कमी के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए दावोस समिट में शामिल हुई थी। भारत ने पंचायती राज व्यवस्था में शामिल 1.4 मिलियन महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के मुद्दे को उठाया था, जिसे विश्व आर्थिक मंच अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं कर रहा था। आने वाली रिपोर्ट्स में इस भागीदारी को जगह दी जाएगी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को 146 देशों में 135वीं रैंक हासिल हुई थी। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतराल को देखा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 सब इंडेक्स हेल्थ एंड सर्वाइवल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर आधारित है। पहली बार ये रिपोर्ट साल 2006 में जारी की गई थी। भारत कभी भी जेंडर गैप रिपोर्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी प्रमुख वजह जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे कि पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को नहीं काउंट करना मानता है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2017 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? विश्व आर्थिक मंच, यूएन मानवाधिकार परिषद, यूएन विमेन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विश्व आर्थिक मंच। मेघालय की रेट हॉल माइनिंग एक बार फिर से खबरों में है। दरअसल मेघालय हाईकोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने मेघालय सरकार के कोयला उत्पादन दावों का खंडन किया है। समिति को जस्टिस बीपी काताकी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। मेघालय सरकार के मुताबिक 2014 में लगे प्रतिबंधों से पहले ही 32 लाख मीट्रिक टन कोयला उत्पादन किया जा चुका था। समिति के मुताबिक ये उत्पादन 19 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं हो सकता। गौरतलब है कि रेट हॉल माइनिंग एक खतरनाक प्रक्रिया है। इसमें 3 से 4 फीट की छोटी सुरंग से कोयला निकाला जाता है। ये इतनी छोटी होती है कि एक बार में एक ही इंसान इसमें प्रवेश कर सकता है। इसके चलते कई श्रमिकों की मौत हो जाती है। इन श्रमिकों में ज्यादातर बच्चे भी शामिल होते हैं। इन्हीं जोखिमों के चलते साल 2014 में एनजीटी ने खतरनाक रेट हॉल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। मेघालय में पहाड़ी टेरेन के चलते बहुत बड़ी सुरंग नहीं बनाई जा सकती। साथ ही कोयले की पतली परत पाई जाती है जिसमें ओपन माइनिंग प्रभावी नहीं है। इसलिए मेघालय में रेट हॉल माइनिंग का तरीका ज्यादा अपनाया जाता है। आपको बता दें कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन
18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट के तहत किया गया था, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा सके। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रावधानों के तहत बाउंड नहीं है, बल्कि नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिकाओं का निपटान 6 महीने के भीतर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। एनजीटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरपर्सन है। आईआईटी मद्रास ने नवाचार की अपनी यात्रा में एक पन्ना और जोड़ दिया है। दरअसल आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी तौर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस तैयार किया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेटिंग कंपनी J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया। इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंड किया है। इसकी टेस्टिंग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई। BHAR-OS एक नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिक्योरिटी है और प्राइवेसी पर फोकस किया गया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्मार्टफोन के लिए कोर इंटरफेस का काम करता है। इसके उदाहरण गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और एप्पल का iOS है। भार ओएस में ऐप कस्टमाइजेशन पर फोकस किया गया है। भार ओएस में नो डिफॉल्ट एप्स पॉलिसी को लागू किया गया है। इसका मतलब हुआ कि यूजर पर ऐसे ऐप्स को यूज करने का दबाव नहीं है जिन पर वे भरोसा नहीं करते। इसमें यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नोटा यानी नेटिव ओवर द एयर की सुविधा भी दी गई है। नोटा में यूजर को मैनुअली अपडेट की प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। इस सुविधा के होने के से डिवाइस में हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन रन करता है। सवालों की शुरुआत करने से पहले 23 जनवरी के बुलेटिन की एक खबर पर गौर कर लेते हैं। हमने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर खबर पेश की थी जिसमें 1939 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की चर्चा हुई थी। दरअसल कांग्रेस का साल 1939 में अधिवेशन त्रिपुरी में आयोजित हुआ था। त्रिपुरी वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे। उनके विपक्ष में महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीते। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को बधाई देते हुए कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। इस तरह कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पट्टाभी सीतारमैया भी अध्यक्ष नहीं बने। अंततः राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। आइए अब जल्दी से देखें आज के सवाल। पहला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई? 135, 136, 137 या फिर 138? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेट हॉल माइनिंग तांबे की माइनिंग से संबंधित है। रेट हॉल माइनिंग को मुख्य तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों में देखा जाता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित सवालों को देख लेते हैं और क्या उनके सही जवाब हैं ये भी देख लेते हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या फिर त्रिपुरा? सही जवाब है विकल्प सी यानी ओडिशा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। चार्जशीट दायर करने की जिम्मेदारी संबंधित न्यायालय की होती है। चार्जशीट 60 से 90 दिनों के भीतर दायर की जाती है। चार्जशीट को सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है। सही कथन कूट के माध्यम से चुनना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर सभी? सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दो और तीन। पहला कथन गलत है। चार्जशीट दायर करने की जिम्मेदारी संबंधित न्यायालय की नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की होती है। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और अगर अभी तक आपने स्टडी IQIS हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे मुलाकात होगी। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।